long solenoids. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना दो लॉन्ग सोलोनॉइड्स हैं और वो उनकी ना आपस में कपलिंग हो रखी है। कपलिंग किस तरीके से होती है वो देखिएगा। यहीं पर हमने दो सोलोनॉइड्स दिखा रखी हैं, तो एक सोलोनॉइड तो इस तरीके से है, ऐसे। दूसरी सोलोनॉइड जो है वो भी इस तरीके से आ रही है, यहाँ तक तो वायर ऐसे दिखा देंगे, फिर उसके बाद डॉटेड को बनाकर, मतलब इसका रेडियस थोड़ा सा आप बड़ा दिखा दीजिए। ऐसे। तो जो ये पहली वाली सोलोनॉइड है इसको मैंने बोल दिया S1, यानी कि सोलोनॉइड 1। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने बोल दिया I1। ये I1 ऐसे जाएगा, जो हमने बोल्ड लाइंस बना रखी हैं, बोल्ड लाइंस में से ऐसे 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 होते हुए ये करंट वापस यहाँ पर आ जाएगा I1, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर तो हमने I1 दिखा दिया। ये S1 है, S1 मतलब सोलोनॉइड 1। फिर हमने देखा सोलोनॉइड 2, ये वाली जो है इसको हमने सोलोनॉइड 2 बोल दिया। इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसको मैंने बोल दिया I2। ये डॉटेड पाथ ले रहा है। ये डॉटेड पाथ मतलब ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करते हुए ये I2 यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दो सोलोनॉइड्स हैं। दो सोलोनॉइड्स आप समझ लीजिए जैसे कि एक थोड़ा सा बड़ा खुला हुआ स्प्रिंग हो और एक थोड़ा सा छोटा स्प्रिंग हो, तो उन दोनों स्प्रिंग्स को बीच में आपस में हमने फंसा रखा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आप ये देखिएगा, साइड में भी देखा जा सकता है, साइड में भी रखा जा सकता है। ये एक केस हमने ले लिया दो लॉन्ग सोलोनॉइड का इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद देखिए कंसिडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनॉइड्स। तो कोएक्सियल सोलोनॉइड्स का मतलब क्या है कि जिनकी जो एक्सिस है वो सेम है, ठीक है। एक्सिस मतलब जैसे एक पेन होता है ना, वो क्लिक क्लिक वाला जो पेन होता है, तो उसमें जो रिफिल होता है, वो रिफिल के ऊपर स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है। तो वो जो रिफिल है वो क्या है, वो कहाँ से गुजर रहा है, वो स्प्रिंग के वो जो आपका स्प्रिंग है उसके सेंटर से गुजर रहा है, यानी कि उसके एक्सिस से गुजर रहा है। तो दोनों की इनकी एक्सिस सेम है, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं कोएक्सियल। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाला जो है ना, जो ये बोल्ड लाइन है, इसका तो रेडियस भाई डायामीटर कहाँ से कहाँ तक हो गया, डायामीटर तो ये पूरा हो गया, ठीक है। और रेडियस क्या होगा इसका आधा। तो हमने ये कह दिया ये तो है R1 बोल्ड वाला। फर्स्ट सोलोनॉइड का जो रेडियस है दैट इज R1, और जो सेकंड सोलोनॉइड है उसका हमने थोड़ा बड़ा बनाया, उसका जो रेडियस है वो हो गया R2। तो डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम में हमने R1 और R2 क्या ले रखा है। S1 सोलोनॉइड 1, S2 सोलोनॉइड 2, I1 S1 सोलोनॉइड में करंट और I2 S2 सोलोनॉइड में करंट, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा फिर है लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच सोलोनॉइड। तो दोनों सोलोनॉइड में हमने कोई वो नहीं रखा, हमने ये कहा कि दोनों की लेंथ जो है उसको हमने L ही मान लिया, ठीक है। तो जो ये वाली सोलोनॉइड है ये वाली सोलोनॉइड है, दोनों की लेंथ हमने कॉमन ले ली, कॉमनली दोनों की लेंथ जो है वो L ही है। उसके बाद R1 R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द टू सोलोनॉइड्स। R1 और R2 इन दोनों के सोलोनॉइड्स के रेडियस हो गए अलग अलग। उसके बाद A इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलोनॉइड S1। इनर सोलोनॉइड की दिखती है ना, छोटे सोलोनॉइड है तो ये अंदर रह जाएगी, और जो बड़ी सोलोनॉइड है उसने क्या कर रखा है, उसने इसको इनक्लोज कर रखा है एक तरह से अपने अंदर, तो इसलिए इसको इनर सोलोनॉइड बोल दिया S1। तो इनर सोलोनॉइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही आउटर वाली का A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। फिर कैपिटल N1 कैपिटल N2, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलोनॉइड्स। तो दोनों सोलोनॉइड्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं भाई हो सकता है एक छोटी है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो या ज़्यादा हो, है ना, और दूसरी में थोड़े कम हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के हमने अलग अलग N1 और N2 ले लिए। फिर हम ये कहते हैं फर्स्ट वी पास अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2। टाइम वेरिंग करंट मतलब जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम सेल्फ इंडक्टेंस कर रहे हैं और अभी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कर रहे हैं, ये एक बेसिस बना रहा है किस चीज़ की, ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। मैं अगला जो है चैप्टर वो यही स्टार्ट कराने वाला हूँ, कल स्टार्ट कर देंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये उसका बेस बना रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट वी पास अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2। द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड S2 ड्यू टू I2 इज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो जिस सोलोनॉइड की बात कर रहे हैं उसी में प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फ्लक्स किस में होगा, वो दूसरे वाली में होगा।
तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी वाली जो नेबरिंग सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो दो टर्म्स पर ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वी पास अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2। तो पहले जो ये सोलेनॉइड S2 है इसमें से मैंने करंट भेज दिया I2 है टाइम वेरिंग करंट, यानी कि ये बार बार चेंज होने वाला करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है μ0 Ni, स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वही अंदर ले लिया μ0 N2 और I2 जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो अभी तक हमने दूसरे सोलेनॉइड का भी जिक्र करा नहीं है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा है पहले सोलेनॉइड 2 में। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये जानते हैं कि ये जो N2 है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 अपॉन L। L तो सेम है, ठीक है। L2 का L1 हमने अलग अलग नहीं लिया, L सेम ले लिया, दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ हमने सेम ली। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड S1, बस इस लाइन को ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स जो जनरेट होगा वो दूसरी सोलेनॉइड में, उसके पड़ोसी में जनरेट होगा फ्लक्स, नेबरिंग सोलेनॉइड में। I1 तो कांस्टेंट रहेगा क्या? स्ट्रीम I1 तो कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल भाई, उनका जो करंट है उसका करंट उसके साथ, इसका करंट इसके साथ, लेकिन चेंजिंग करंट है। जब वो करंट चेंज हो रहा है वो चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ोसी वाले के उसमें चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो हमेशा ना इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस मतलब एक की वजह से किसी दूसरे में इंड्यूस होगा, तो जब दूसरे में इंड्यूस होगा उसी की अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो देखिए वही लिखा है पेज नंबर 18 पर नीचे की तरफ है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, और हाँ ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने 2 बोल दिया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड S1 इज, तो phi1 इज इक्वल टू, देखिए हमने कोएक्सियल ले रखा है। कोएक्सियल मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका होगा, ये जो छल्ले बन रहे हैं, जो रिंग्स बन रहे हैं, और एरिया ये इस तरीके से है। ये रिंग्स, अगर ये रिंग्स इस तरीके से मैंने बनाकर दिखा रखे हैं, यानी कि ये एरिया इसका ऐसा है, तो एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी सोलेनॉइड में से ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल कर जाएगा। अब वो नॉर्थ इधर हो साउथ इधर हो दैट डजंट मैटर, अगर नॉर्थ इधर है साउथ इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, नॉर्थ इधर और साउथ इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा जो है उसको तो बात करनी ही नहीं है, वो तो 0 हो गया, यानी कि cos 0 1 हो गया। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, B इंटू ए। अब क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी इन्वॉल्व है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके साथ में नंबर ऑफ टर्न्स भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा BA_N1, और यहाँ पर लिखेंगे B2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि जो सेकंड वाली जो कॉइल में, सेकंड वाली सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाली में फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो इधर phi1 आएगा तो यहाँ B2 आएगा, ठीक है। और फ्लक्स जनरेट किस में हो रहा है, फर्स्ट वाले में, तो नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट वाले की तो देंगे भाई, एक में कितना हो गया B2 इंटू ए, तो हम ये कहेंगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने N1 में कितना हो जाएगा N1, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंपल है। तो phi1 इज इक्वल टू B2 इंटू A1 हो गया। उसके बाद ये जो B2 है इस B2 की वैल्यू यहाँ डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 1। हम कहेंगे B2 की वैल्यू कितनी है बेटा, μ0 N2 I2 और N1, μ0 N2 I2 N1, ये हो गया। अभी जो N2 की जगह कैपिटल N2 अपॉन L डाल दो, phi1 इज इक्वल टू μ0 कैपिटल N2 अपॉन L इंटू I2 इंटू N1, कितना हो गया, यहाँ तक समझ गए कि नहीं। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 यूज़ करा है, यहाँ ये भी तो है A और N1, इधर भी देखो A और N1, सही है। तो अब आप ये देखिएगा, ये हमारे पास phi1 की वैल्यू आ गई, phi1 की वैल्यू μ0 N2 I2 A N1, μ0 N2 I2 A N1, यहाँ तक हमने लिखा है। Therefore mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2, mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2, ये क्या होगा,
भाई फ्लक्स किस में जनरेट हो रहा है, फ्लक्स किस में जनरेट हो रहा है, कॉइल 1 में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी किसका लेंगे, कॉइल 1 का, और किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो इसीलिए लिखा जा रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, क्योंकि कॉइल 2 इसमें प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको बोलेंगे M12, M12। M12, तो M12 क्या हो जाएगा, हमने ये देखा था कि जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ गया था, फाई इज इक्वल टू M इंटू आई। M इंटू आई तो M कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई। तो ये हो जाएगा फाई 1 अपॉन आई 2। फाई 1 अपॉन आई 2 क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो फ्लक्स है इसको करंट I2 ही इंड्यूस कर रहा है। तो फाई 1 अपॉन आई 2 होगा। अब फाई 1 की वैल्यू डाल दीजिए, तो फाई 1 की वैल्यू ये वाली डाल दी मैंने, म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2 I2 इंटू A N1, और अपॉन में I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैपिटल ये हो गया। अब इसके बाद हमने इसको बोल दिया M12। अब कैपिटल N2 की जगह N2 अपॉन L लिख दो, तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, है ना। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो ये आपने कर दिया। अब बस इतना ध्यान रखना कि जब दूसरी वाली जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि M21 जो बनेगी, उसमें बस आपको सब्सक्रिप्ट्स चेंज कर देने हैं। ये म्यू नॉट N1 की जगह N2 कर दोगे, N2 की जगह N1 कर दोगे, और L और A तो सही रहेगा। तो कुछ अलग लगेगा क्या, कुछ N2 N1 कह रहे हैं, N1 N2 कह, तो बात तो एक ही है, उस चीज़ पर अभी आउट है। तो ये M12 इतना हो गया। उसके बाद कहेंगे भी नाउ कंसीडर द फ्लक्स लिंक्ड विद द आउटर सोलेनॉइड S2 ड्यू टू द करंट I1 इन द इनर सोलेनॉइड S1। द फील्ड V1 ड्यू टू I1 इज कांस्टेंट इनसाइड S1 बट जीरो इन द एन्युलर रीजन बिटवीन द टू सोलेनॉइड्स। तो दो सोलेनॉइड्स के बीच में जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा कि जब जैसे हमने शुरुआत यहाँ से करी थी B2 से, अब B1 देख लीजिए। तो B1 यानी कि फर्स्ट वाली सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, म्यू नॉट Ni, तो म्यू नॉट N1 I1, यही था। म्यू नॉट N2 I2 था, तो अब म्यू नॉट N1 I1 हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। फिर नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो N1 है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N1 अपॉन L, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। उसके बाद फिर ये जो फाई 1 निकाला था, फाई 2 निकालना है आपको। तो फाई 2 क्या हो जाएगा, फाई 2 बाई बी ए और नंबर ऑफ टर्न्स इसी के टर्न्स बी ए N2। अब ये जो B है, जो B कौन सा लेना है आपको, 1 बार, क्योंकि फर्स्ट सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी वाली सोलेनॉइड में फ्लक्स इंड्यूस कर रहा है ना। तो बिल्कुल आप ये देख लीजिए, बस पहले वाले को ध्यान रखो, दूसरे वाले में सब कुछ जहाँ जहाँ मन है वहाँ पर टूक कर दो, जहाँ जहाँ टू है वहाँ पर रख दो, बस वो आपको इंटरचेंज करना है। तो फाई 1 क्या था, B2 A N1, तो फाई 2 क्या हो जाएगा, B1 A N2, ठीक। वैल्यू डाल दीजिए, B1 की वाली वैल्यू डाल रहे हैं। तो फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट N1 I1, तो B1 हो गया इंटू A इंटू N2, ठीक है जी। ये करने के बाद में ये हमारे पास फाई 2 हो गया। फिर हम ये कहेंगे कि इसी तरीके से अगर मान लीजिए जैसे हमने ये निकाला, इसके बाद में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, कॉइल या सोलेनॉइड एक ही बात, M21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 2 अपॉन I1, M21 is equal to म्यू नॉट N1 I1 A कैपिटल N2, ठीक है। ये तो फाई 2 हो गया, और अपॉन I1 आ गया, तो भाई I1 से I2 कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा, तो M21 की वैल्यू M21, और ये जो स्मॉल n1 है इसको लिखो कैपिटल N1 अपॉन L, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, सेम आ गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब ये दोनों ही चीज़ें सेम आ गई तो क्लियरली M12 इज इक्वल टू M21, क्लियरली M12 इज इक्वल टू M21, और इसको आपने M बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है।
और इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l, ये है। बता दीजिएगा भाई किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे ना आए समझ में। ये हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर लो। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि म्यू नॉट, इसको लिखो n1 अपॉन एल, इसको लिखो n2 अपॉन एल। तो ज़बरदस्ती एक एल यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करा है, तो एक एल मल्टीप्लिकेशन में भी ले आएंगे, ठीक है ना। तो n1 अपॉन एल क्यों लिखा? क्योंकि ये बन जाएगा हमारे पास स्मॉल n1 स्मॉल n2 a और l। अब ये जो a है इसमें हमने कहा कि भाई अगर मान लीजिए दोनों का रेडियस सेम ही है, अगर मान लो यहाँ तो हमने रेडियस अलग अलग लिया है, अगर दोनों का रेडियस सेम है और वो r1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो, सारे फॉर्मूले सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कॉइल 1 का विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 निकालो या कॉइल 2 का विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 निकालो, दोनों सेम ही है। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। तो बस ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड्स। अब चलिए, हाँ जी सर, अगर R1 छोटा है R2 बड़ा है, तो उस केस में जो फ्लक्स जो सेकंड वाले सोलेनॉइड से जा रही है वो तो कम आनी चाहिए। वो कम आनी चाहिए। मैंने ये कहा कि हमने यहाँ पर समझने के लिए बता दिया, दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग है, हमने दोनों को लास्ट में सेम ही माना, ठीक है ना। और फिर हमने ये ठीक। चलिए जी, इसके बाद का भी बताइए ना डिस्टेंस का कुछ नहीं, मेरी लेंथ है ना ये वाला। नहीं, जैसे कि इन दोनों की जो गैप है वो इंक्रीज करते हैं। हाँ, अगर गैप हम इंक्रीज करते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई फिर हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ना अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग किस उसमें कि भाई हमने ये कहा कि जो भी चलिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे ये है ना, ये जो गैप है ना दोनों के बीच का, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स में कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने एक लाइन इसमें नोट्स में लिखवाई भी है, इन गैप्स में कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए मैंने पाई r1 स्क्वायर ले लिया। अच्छा, फिर अभी समझने के लिए तो हमने दोनों का रेडियस को अलग अलग ले लिया, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हम अलग अलग रेडियस लेते ही नहीं हैं। क्यों? क्यों फालतू का वायर जो है बर्बाद करना। तो ये बात बताओ, जब दोनों के बीच में जो गैप है, जब उनमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं फालतू में बड़ी वायर ले लूँ। आप एक काम करिए, दोनों सेम ही रेडियस की वायर लीजिए, सेम आप जो उनका जो टर्न बनाएंगे, वो जो टर्न रेडियस है वो आप सेम लीजिए। तो सेम टर्न रेडियस लेंगे तो आपका दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो सेम ही है। अभी क्या है कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे M12 और M21 है, तो अगर हम एरिया अलग अलग ले लेंगे तो एरिया अलग अलग लेने से हमको वैसे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। वैसे तो अंदर वाला ही एरिया आएगा, क्योंकि जो गैप है ना, बीच का जो गैप है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि हम जो कॉइल्स का एक सेटअप बना रहे हैं उसमें हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। भाई अगर आप ज़्यादा वायर लेंगे तो ज़्यादा वायर तो ज़्यादा महंगी आएगी, वो है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने छोटा वाला रेडियस ले लिया है। अच्छा देखिए, दस द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये दो कॉइल्स के कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट मैटर विच वन ऑफ देम फंक्शंस एज द प्राइमरी और द सेकेंडरी कॉइल। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी प्राइमरी कॉइल है, कौन सी सेकेंडरी कॉइल है, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल कर आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, EMF अलग अलग आएगा, है ना, वो ट्रांसफार्मर में पड़ेंगे। भाई अगर हमने सेकेंडरी के टर्म्स बढ़ा रखे हैं और प्राइमरी के टर्म्स कम कर रखे हैं तो EMF बढ़ा हुआ मिलेगा। सेकेंडरी के टर्म्स कम है और प्राइमरी के ज़्यादा है, वो ट्रांसफार्मर में पड़ेंगे, इसी बात। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों के कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है। दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो जब हम ये कहेंगे कि M12 और M21 के दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये जो फैक्ट है ना, इसी को आपको प्रूव करके दिखाना होगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। ये लास्ट लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, उसके बाद देखें फटाफट, ये आसान है। फैक्टर्स ऑफ विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, तो क्लियर है। नंबर ऑफ टर्न्स, तो लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड कर रहा है, M1 और M2 दोनों पर डिपेंड कर रहा है।
तो लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलोनॉइड्स लार्जर विल बी देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर जितने ज़्यादा होंगे तो जो वो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई भी होंगे तो और बड़ी टर्म बना देंगे, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर है कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, लार्जर द कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टू सोलोनॉइड्स लार्जर विल बी देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है? ये वाला बीच वाला हमने लिया है पाई r1 स्क्वायर। जितना ये ज़्यादा होगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा। अगला देखें relative separation, larger the distance between two solenoids, smaller will be the magnetic flux linked with the secondary coil due to current in the primary coil. Hence, smaller will be the value of and larger the distance between two solenoids, smaller will be the magnetic flux. तो larger the distance between two solenoids, तो हम ये कहेंगे कि जितना ये लेंथ जो है ये सोलोनॉइड की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा वो ये ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो उतना ही कम, जितनी है कम होगी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो फैक्टर्स में आपको बस यही दिखाना है, जो फॉर्मूला है फॉर्मूले से ही आपको समझ में आ जाएगा, इसको कोई रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखें फोर्थ है रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स। तो m इज मिनिमम व्हेन द टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन, अगले पेज पर डायग्राम बना रहा है। And m is maximum when the entire flux of the primary is linked with the secondary, that is when the primary coil completely envelops the secondary coil. ये हमको समझ में वैसे भी आता है कि अगर मान लीजिए हमने एक कॉइल ऐसे बना दी, एक कॉइल ऐसे बना दी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। तो यार जो ये हमारा जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब जब फ्लक्स जीरो हो गया तो मतलब ये कैंडिडेट कहाँ हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन, कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को ख़राब करना है तो उसकी जो कॉइल्स हैं उनकी कॉइल्स को ऐसे करो, बस ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर है उसको खोलो, उसकी जो कॉइल्स हैं उनकी कॉइल्स पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, काम ही नहीं करेगा, अब फिर बंद कर दो उसे वापस, फिर पता नहीं कैसे खराब होता है। जिंदा बचेगा ट्रांसफार्मर बोलने में। अरे ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है, ट्रांसफार्मर बड़ा वाला ट्रांसफार्मर की बात कर, ये तो वही वाला छोटा जो स्टेबलाइजर है सीधा वहीं पहुंच गया क्या? उधर मत पहुंचोगे। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब ये है कि अगर उनके बीच में हमने एंगल 90 डिग्री कर दिया तो वही जो ये फ्लक्स है ये फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? इंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो और जब वो मैक्सिमम कब होगा? व्हेन इट कंप्लीटली एनवलप्स, यानी कि एक कॉइल दूसरी कॉइल में इस तरीके से फंस जाए, है ना, तो तब वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस पर हो गए, कोएक्सियल हो गए, तो दोनों के बीच में जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो वो हमको मैक्सिमम। जब ये एक मतलब कोएक्सियल हो जाएगा, हाँ, तो सर इनके अंदर से पास करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी एक डायरेक्शन की हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन पे कैसे असर पड़ेगा उसमें? करंट की डायरेक्शन तो देखो ये वाली है करंट की डायरेक्शन। अब हम ये कहते हैं कि करंट क्योंकि एनसर्कल हो रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। वो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल जो था उसमें हमने ये कहा था कि अगर एक वायर है उसमें करंट ऐसे जा रहा है तो उस वायर को ऐसे पकड़ो जैसे कि आपका थंब करंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर गोल गोल लूप बनाती है। यहाँ पर हमने करंट का ही लूप बना रखा है जो कि सोलोनॉइड है, तो जब करंट का लूप हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी निकल कर जाएगी, ये होता है। ठीक है ना? और सर उस वाला वो वाला जो दूसरा बड़ा सोलेनॉइड है, हाँ, सर हम छोटे सोलेनॉइड से हम सोर्स छोटा सोलेनॉइड है फिर बड़ा सोलेनॉइड है? छोटा। वो नाम के लिए हमने इधर ये S1 है छोटे वाला है और ये S2 बड़े वाला है, ठीक है ना। और जो बीच वाला है ये प्रॉपर्टी होती है एंट्री के जो बीच का एरिया है यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सर बट जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन पे क्या उस वहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी? करंट की डायरेक्शन देखो दोनों ही केस में हमने करंट कैसा बताया है, हमने मतलब इधर से सर, निकल कर उधर जाएगी। जो पहली जो सोर्स वाली जो सोलेनॉइड है उसकी सेम करंट का डायरेक्शन आएगा क्योंकि कोएक्सियल है ना। देखो जो ये वाली है इसमें अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ सर। क्लॉकवाइज जा रहा है, और जब मैं इसकी बात करूँगा तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो ये इस तरीके से ये ऐसे आया फिर ऐसे घूमा, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ नजर आ रहा है। सर व्हाट इफ वो भी क्लॉकवाइज आए, दोनों ही क्लॉकवाइज है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले गए ना तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बन नहीं पाएगा,
इंडक्शन कुछ उसका निकलेगा। उसका रीज़न क्या है कि जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हुआ तो इंड्यूस करंट भी होगा। अगर ईएमएफ कहीं इंड्यूस हो रहा है तो उसमें करंट भी बनेगा। तो दोनों का करंट हमने जानबूझकर अलग अलग डायरेक्शन में लिया ही क्यों है? वो लिया ही इस वजह से है क्योंकि जो इंड्यूस होता है ना ईएमएफ वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ पर करंट दिया है तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसी वजह से दोनों का करंट हमने अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर दिखा रखा। नहीं समझे? सर पर फिर भी तो ईएमएफ तो बननी चाहिए अगर सेम डायरेक्शन में लेंगे। बताता हूँ मैं आपको। हमने ये कहा कि अगर एक ही करंट है मतलब एक ही डायरेक्शन में हमने करंट ले लिया तो हमने इसका भी करंट एक डायरेक्शन में ले लिया और इसका भी करंट, तो एक्चुअली हम ले ही नहीं सकते उसको क्योंकि वो जो करंट है वो इंड्यूस हो रहा है। वो इंड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? और मोर ओवर जो दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हम एक कॉइल में करंट दिखाएंगे, दूसरी कॉइल में तो हमको करंट दिखाना नहीं है, दूसरी कॉइल में तो इंड्यूस होगा, पैदा होगा। समझ गए? तो दूसरी कॉइल को तो हमको ऐसे ही रखना है। दूसरी कॉइल एक के साथ में तो हम बैटरी लगा देंगे लेकिन दूसरी वाली जो है दूसरी वाली के साथ में मेरे को गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। तो वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसके करंट का डायरेक्शन सेम करूँ। भाई एक में जो भी करंट है दूसरा करंट उसको अपोज ही करता हुआ जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में ही जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, चलिए जी एक और चीज़ देख लीजिए। थर्ड वाला पॉइंट relative separation. Larger the distance between two solenoids, smaller will be the magnetic flux linked with the secondary coil. Larger the distance between two solenoids. अब distance between two solenoids मतलब एक solenoid तो इधर है, दूसरी solenoid को हमने दूर रख दिया। यहाँ तो हमने distance बहुत कम कर दिया, यहाँ तो हमने distance ना के बराबर कर दिया। आप ये देखिए, बस इतना कह सकते हैं कि यार अप्रॉक्सीमेटली L मान लिया। तो ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हमने कहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने कम से कम रखा है। अब जब वो कम से कम रखा है तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है मैक्सिमम है। इंडक्टेंस को अगर मैं मैक्सिमम चाहता हूँ तो मुझे दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम रखना पड़ेगा और अगर मैं उसको मिनिमम चाहता हूँ तो मुझे वो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो है, अगला बिल्कुल सेम है, ये परमिएबिलिटी वाला। परमिएबिलिटी वाला हमने जो सेल्फ इंडक्शन में भी देखा था वही है। If the two coils are wound over an iron core of relative permeability μr, तो अगर दोनों coils के बीच में एक आयरन कोर और डाल दिया जाए, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया जाए, तो क्या होगा, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? μr टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो यहाँ पर जो ये रिलेशन है, ये जो μ नॉट आ रहा है, उसी रिलेशन में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू μ नॉट μr हो जाएगा। μ नॉट μr m1 m2 पाई r1 स्क्वायर और ये हो जाएगा। ऐसा ही हमने वहाँ देखा था सेल्फ इंडक्टेंस में कि भाई अगर हमने सोलोनॉइड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो बस उसका जो इंडक्शन है वो बढ़ जाएगा। और कितना टाइम्स? μr टाइम्स, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी के टाइम्स। जितने भी जो भी आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाला है उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स हो गए जिन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एक जगह सा टॉपिक है छोटा सा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब हम दोनों का कपल बना रहे हैं, दोनों का जोड़ा बना रहे हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ द टू कॉइल्स गिव्स अ मेजर ऑफ द मैनर इन व्हिच द टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर। इट इज गिवन बाय K इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, नोट्स में जो भी आपको लिखते हुए उनको छोड़ना मत। ये कई बार ना एक एक नंबर में जरा जरा सी चीज़ें आ जाती हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक, और स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी क्या है कि 0 से 1 के बीच में लाई करो। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अब जो वो जो पुराना वाला जो आपका चैप्टर था इससे पहले वाला, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला, तो उसमें हमारा ये बचा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स करते हैं जी आप। मैंने एक चार्ट आपको भेजा है, वो चार्ट देख लीजिए। और इस चार्ट में जैसे मान लीजिए आप एक की करते हैं प्रॉपर्टीज़, तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ आपको बड़े आसानी से समझ में आती चली जाएगी। तो 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, डाया, पैरा और फेरो। डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक, बस ये होता है। ये मिटा दो पूरा।
देखो मेरे पानी की बॉटल रखी है इधर उधर नहीं रखी है, गले में पानी है ना उसमें। अरे हो गया, सुनो 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 बैठ। चलिए भाई, अब जरा सुनते चलना इसमें क्या क्या है। देखिए जी, यहाँ पर जो पैरामीटर्स दे रखे हैं वो पैरामीटर्स देखिए जरा क्या क्या है। देखो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है प्रॉपर्टी। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स 3 तरीके के सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अच्छा इसमें जो है गैस नहीं होगा, इसमें जो ये सब्सटेंसेस हैं तो सब्सटेंसेस गैसियस फॉर्म में नहीं होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ये पैरा डाया फेरो। तो पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स कि मैग्नेट का उन पर असर क्या पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, दे आर फीबली रिपेल्ड बाई मैग्नेट्स। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फीबली मतलब हल्का सा, मैग्नेट जो है वो हल्का सा एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को हल्का सा रिपेल कर देगी। ठीक है, अट्रैक्शन तो नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिपल्शन होगा, हल्का सा रिपेल करेगा। फिर आ जाइए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। उनको क्या होता है, जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी चुंबक के साथ खेल रहे हैं, चुंबक कहते हैं ना मैग्नेट को, हम उसके साथ खेल रहे हैं और कोई आयरन का पीस है हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये पता होता है कि कहाँ पर नॉर्थ पोल है, कहाँ पर साउथ पोल है, हमें तो बस इसमें मज़ा आया, कोई फर्क नहीं है, चिपक गया। ठीक है, हमको उसमें मज़ा आ जाता है। तो हम सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात कर रहे हैं, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बड़े धीमे से अट्रैक्ट होते हैं और वो बहुत हल्का सा रिपेल होते हैं, जो डायामैग्नेटिक है। और फेरोमैग्नेटिक दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। ठीक है, तो अगर तीनों को अलग अलग करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा टॉपिक है। और इनमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का, बस ये बनेगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस बनते हैं इसके वो MCQ के बनते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ ये है कि डायामैग्नेटिक फीबली रिपेल्ड, पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्टेड, और ये जो आपका है फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब दूसरा पैरामीटर, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इन तीनों सब्सटेंसेस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाता है और किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कि अगर उसका नॉर्थ और साउथ है तो इसका साउथ और नॉर्थ है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये फीबली मैग्नेटाइज होता है लेकिन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको जो भी डायरेक्शन है उसी सेम डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। तो फेरोमैग्नेट जो है, फेरोमैग्नेट इनसे बिल्कुल अलग है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो पैरा और फेरो में अभी तक क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, एक फीबली होता है और एक स्ट्रांगली होता है, डायरेक्शन सेम है। भाई पैरा में क्या था, पहला वाला जो था इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, तो पैरा क्या बोल रहा था कि फीबली क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और वो हो रहा था स्ट्रांगली अट्रैक्ट। ठीक है, और इधर जो है ये डाया बिल्कुल उल्टा है। डाया क्या है कि वो रिपेल हो रहा है। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसकी जो डायरेक्शन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं, ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। अब दो और तरीके के मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, एक हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म वाला, नॉन यूनिफॉर्म वाला देखिए पहले।
इसमें है टेंड टू मूव स्लोली, डायमैग्नेटिक टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बड़ा धीरे धीरे काम करने वाला सब्सटेंस है, तो ये धीरे से मूव करेगा, कहाँ से कहाँ, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कहीं स्ट्रॉन्ग होगा कहीं वीक होगा, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या, हर जगह एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ चला जाएगा चुपचाप धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, अब उसका देखिए पैरामैग्नेटिक का क्या होगा, ये भी धीरे धीरे जाएगा लेकिन वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ चला जाएगा, और फेरो जल्दी से चला जाएगा। बस यही अंतर है पैरा और फेरो, ठीक है। तो देख लीजिए, टेंड टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड, समझ गए। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट हो गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब यूनिफॉर्म पर आ जाओ। यूनिफॉर्म में क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करा, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को ना फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया ऐसे। तो क्या है, अ फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक रॉड अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करती है कि वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए पैरा पर। पैरा में क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक रॉड अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। पैरामैग्नेट को तो इसका उल्टा ही करना है, तो वो क्या करेगी, वो पैरेलल टू द फील्ड। अगर फील्ड ऐसे है तो वो पैरामैग्नेटिक भी उसी फील्ड के अलॉन्ग पैरेलली अलाइन हो जाएगी। अब आ जाइए फेरो पर, ठीक है। फेरो में भी सेम है, तो फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैग्नेटिक रॉड अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। तो ये भी सेम है, बस इतना है कि वो जो पैरा वाला है वो धीरे से अलाइन होता है ना, और ये वाला क्विकली अलाइन हो जाएगा, बस इतना। कोई इन्होंने लिखा नहीं है, वो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। उसके बाद देखिए भाई ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी काई एम। ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम होती है डायमैग्नेटिक की और नेगेटिव होती है। पहली चीज़ ये कम होती है और नेगेटिव होती है। अब आ जाओ पैरा पर। तो पैरा की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है, वो भी कम होती है, वो भी कम होती है लेकिन पॉजिटिव होती है ना, 0 से बड़ी होती है। अच्छा, और जो फेरोमैग्नेटिक है उसकी भी पॉजिटिव होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा होगी 1000 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी ससेप्टिबिलिटी 1000 से भी ज़्यादा है। 1000 क्या ससेप्टिबिलिटी की यूनिटलेस होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो 1000 से ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए पूछ रहा था, इसीलिए तुम्हें दे भी नहीं रखा है, काई इक्वल टू एम अपॉन एच होता है, ठीक। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इसकी 0 से बड़ी होगी और 1 से थोड़ी सी छोटी होगी डाया की। और जब पैरा की बात करेंगे तो पैरा का क्या होगा कि 1 से बड़ी होगी और 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटी होगी, ये हो गया। और फेरोमैग्नेटिक तो भैया है स्ट्रॉन्गर, तो वो क्या करेगा, उसकी जो ससेप्टिबिलिटी, उसकी जो परमिएबिलिटी है वो 1000 से भी ज़्यादा रेंज की होगी, है ना, इट इज़ ग्रेटर देन 1000। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, फिर वो कहते हैं कि परमिएबिलिटी की वैल्यू तो हम ये कहेंगे कि जो म्यू है वो म्यू नॉट से कम होगा डाया के केस में, ठीक है। और पैरा के केस में म्यू जो है वो म्यू नॉट से बड़ा होगा, पैरों के केस में म्यू नॉट से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। बस ये चीज़। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी, अच्छा इसमें जैसे पता है क्या है, कई बार क्या होता है कि सिलेबस जैसे दे रखा होता है तो हमको ना टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं। तो जैसे ये है आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में ये दे रखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी दे रखा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने एनसीईआरटी में ढूंढा, एनसीईआरटी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला कोई टॉपिक ही नहीं दे रखा है। और ढूंढना क्यों पड़ रहा है इसके बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर तक और उससे भी पहले साल तक और उससे भी पहले साल, पिछले 3 सालों से ये सिलेबस में नहीं है टॉपिक, ये हटा दिया था, ठीक है। इस बार इंक्लूड करा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा अरोड़ा में बस यही देखने को मिला है, ना, और एनसीईआरटी में था ही नहीं है। तो इसलिए बस ये वाली जो स्ट्रिप है इसको इंपॉर्टेंट भाग करके याद कर लेना, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि कहीं कोई डेरिवेशन वगैरह हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेम्परेचर से ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिएगा, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडे में ले जाओ गर्म में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है।
उसके बाद ससेप्टिबिलिटी वेरीज इन्वर्सली एज टेम्परेचर, तो ये है पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली एज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वो बढ़ जाएगी। उसके बाद है ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। तो जो फेरोमैग्नेटिक है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है उसका इन्होंने ऐसे बताया, ये बताते हैं इस तरीके से, आई एम इज इक्वल टू 1/, पैरा में तो 1/t था, यहाँ पर 1/t माइनस टी सी, 1/t माइनस टी सी। अब ये टी सी क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ से आ गया भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कि ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए हमने टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा किसी सब्सटेंस का, बढ़ाएंगे किसका? पैरा का। पैरा का हमने टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा, अब वो फेरो की तरफ जा रहा है ना, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर के बाद वो फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, रिलेशन बस इतना याद रखिए कि ये 1/T माइनस टी सी के इक्वल होता है ससेप्टिबिलिटी। बेटा टी कौन सा टेम्परेचर? टी जो भी आपने टेम्परेचर रख रखा है, जैसे मान लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, आपने कितना करा? हमने कहा कि हमने बढ़ाकर उसको क्रिटिकल से ऊपर कर दिया, 55 कर दिया। तो जो 55 जो आपने करा है दैट इज टी, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है किसी भी मटीरियल के। ठीक है, ये चीज़। सर अगर टी छोटी रखी है हमने टीसी से उस टाइम पे हाँ, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो फिर वो आपका पैरा का पैरा ही बना रहेगा, वो फेरो में कन्वर्ट ही। तो फिर टीसी के बाद वो फिर टीसी के बाद में कन्वर्ट। अच्छा जी, इसके बाद देखिए रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिया जाए तो डाया, पैरा और फेरो कैसे बिहेव करेंगे? हम ये कहेंगे डाया में क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। मतलब जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटाइज होता रहेगा, और जैसे ही आप हटाओगे वो खत्म हो जाएगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है पैरा। एज सून एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट। तो जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दोगे मैग्नेटाइजेशन होना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फेरो, फेरो तो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, जैसा हमने हिस्टेरिसिस में देखा, पोरसिटी। अच्छा उसके बाद देखिए वेरिएशन ऑफ एम एंड एच। एम चेंजेस लीनियरली विद एच, डाया में है। ठीक है, एम चेंजेस लीनियरली विद एच एंड अटेन्स सैचुरेशन एट लो टेम्परेचर एंड इन वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। तो लो टेम्परेचर पर सैचुरेट हो जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, लो टेम्परेचर पर सैचुरेट हो जाता है पैरा के केस में। पैरा में क्या होगा? एम चेंजेस विद एच नॉन लीनियरली एंड अल्टीमेटली अटेन्स सैचुरेशन। अल्टीमेटली ये भी एक वैल्यू पर पहुंचकर सैचुरेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हिस्टेरिसिस इफेक्ट में है बी वेक्टर शोज नो हिस्टेरिसिस, बी वेक्टर शोज नो हिस्टेरिसिस, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बी वेक्टर शोज हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का हमने पढ़ा ही फेरोमैग्नेटिक के लिए था, तो डाया और पैरो में, डाया में और पैरा में हिस्टेरिसिस वो शो ही नहीं करेगा। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है कि किस तरह से कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है और किस तरह से कोई मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। उसके बाद देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल। फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल क्या है? डाया, पैरा और फेरो की सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि हमारे पास गैस के कोई एग्जांपल होते नहीं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो पैरा है वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा जो फेरो है वो फेरो सिर्फ सॉलिड ही होगा। ठीक है, वो सॉलिड ही होगा। और ये एग्जाम्पल दे रखा है, हाँ सॉफ्टवेयर है, एग्जाम्पल दे रखा है बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, N2, H2O, NaCl। तो N2 के बराबर में ब्रैकेट में इन्होंने एट STP लिख रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना आइडियल कंडीशन होती है, वैसे पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि N2 एक अकेली इन्होंने गैस दे रखी है, नाइट्रोजन गैस, बाकी सारा कुछ जो है वो या तो लिक्विड है या सॉलिड। फिर पैरा पर आ जाओ। पैरा में भी एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, तीनों के तीनों सॉलिड है, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, तीनों मेटल्स हैं। और O2 एट STP। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि बनाना बड़ा मुश्किल है, लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी अप्रॉक्सीमेटली अटेन करा जा सकता है, परफेक्टली अटेन नहीं करा जा सकता। CuCl2, कॉपर क्लोराइड। और भाई इसमें जो है फेरोमैग्नेटिक ही हम जानते ही हैं,
आयरन, निकल, कोबाल्ट, कैनेडियम, Fe2O3 और एल निको बहुत बढ़िया एक मैग्नेटिक सब्सटेंस माना जाता है। एल निको ये बनता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं होता, इसलिए इसका नाम नहीं दे रखा। एल निको ये एक मिक्सचर होता है, अलॉय मिक्सचर ही होता है, ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद कल से AC शुरू करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसको टेबल को इसी तरीके से ना कहानी की तरह समझ के कर लेना, ठीक है। चलिए जी, सर एक अलग तरीके का चैप्टर है कल जो स्टार्ट होगा, बढ़िया लगेगा। बढ़िया पढ़ा है ना, बढ़िया छोड़ा बोलो बोलो। म्यूचुअल इंडक्टेंस और थोड़ी